बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज मेरा CS 304 का लेक्चर नंबर 8 है। दोस्तों मैं सॉरी करता हूँ उसके इस बात के ऊपर कि मैं आपसे कहा था कि मैं डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन आपको पता है कि लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी देर आती है, ज़्यादा देर चली जाती है, आती है चली जाती है। तो उस वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब जो मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पर आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो लेके आया करूँ। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर पहली चीज़ है मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? मेंबर फंक्शन बेसिकली ये होते हैं कि जब आप किसी क्लास के अंदर किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो फंक्शन क्रिएट करते हो ना, C++ में अपनी क्लास के अंदर जो आप फंक्शंस क्रिएट करते हो, उन फंक्शंस को क्लास के मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। सो मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास। यानी आपकी जो डाटा इनकैप्सुलेटेड है उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्लास के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर द इंटरफेस ऑफ द क्लास। तो जो आपके पब्लिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, यानी जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपकी क्लास के इंटरफेस कहलाए जाते हैं। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस कहता है मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि या तो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, कि यानी आप क्लास के अंदर ही जो है वो अपना मेंबर फंक्शन क्रिएट कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर लें, जबकि उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लास से बाहर आके आप कर लें। अब हम इन दोनों वेज़ को कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इन दोनों वेज़ को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने सबलाइन पे आ जाना। यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट कर लो, क्लास स्टूडेंट नाम से, ठीक है। अब इस स्टूडेंट क्लास के लास्ट पे आप टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लगाओगे। उसके बाद इस क्लास के अंदर आप क्या करोगे? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिख लेते हो, अपना एक्सेस स्पेसिफाई लिख लिया आपने पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे जो पहला वे है वो क्या था कि आप क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिक्लेयर भी करोगे और डिफाइन भी करोगे। तो यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन का मतलब क्या होता है? यानी क्लास को पहले रिटर्न टाइप बताई, फिर क्लास का नेम, फिर क्लास के अंदर अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई, फिर फंक्शन का नेम बताया, और फिर राउंड ब्रैकेट लगा के फंक्शन की बॉडी होगी। तो ये क्या कर रहे हो आप फंक्शन को डिक्लेयर भी कर रहे हो और फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हो। अब इस बॉडी के अंदर आपने जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखना है वो सारा का सारा इस बॉडी के अंदर होगा। तो ये पहला वे था, ठीक है। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि आपने जो फंक्शन बनाना है उसको जस्ट यहाँ पे क्लास के अंदर डिक्लेयर करें, यानी पहले रिटर्न टाइप बताई, फिर फंक्शन का नाम बताया, फिर फंक्शन का आगे राउंड ब्रैकेट और आगे लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये आपने क्या किया? ये दूसरा वे आप यूज़ करने लगे, जिसमें आपने फंक्शन को पहले जस्ट डिक्लेयर किया। अब डिफाइन कहाँ करोगे? आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास से बाहर आके। तो क्लास से बाहर आके अपने किसी भी क्लास के अंदर जो फंक्शन में डिक्लेयर किया होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? उसके लिए आप लिखते हो रिटर्न टाइप, उसके बाद अपनी क्लास का नाम बताते हो। तो मेरी क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरी क्लास का नाम देखें स्टूडेंट है। सो क्लास का नाम के आगे हम लगाते हैं ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम बता दिया। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है? फन, आगे राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। इस बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे? अपना सारा का सारा कोड लिखोगे। तो ये होता है दोस्तों सेकंड मेथड, जिसमें आप मेथड को फंक्शन को अपने क्लास के अंदर जो है जस्ट डिक्लेयर किया और डिफाइन क्लास से बाहर आके किया। तो दोनों वेज मैंने आपको करवा दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है। ये सारी एग्जाम्पल करवा रहे हैं इनकी। नेक्स्ट इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस दोस्तों क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शंस इज़ अ वे यूज्ड बाय कंपाइलर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। यानी जब आपने अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना हो, तो इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है वो कंपाइलर को यूज़ करते हैं फॉर इनलाइन फंक्शन। यानी कंपाइलर से इनलाइन फंक्शंस को जो है वो यूज़ करवाते हैं। उसके बाद कहता है नॉर्मली स्मॉल साइज फंक्शंस दैट नीड टू बी कॉल्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर डिक्लेयर्ड इनलाइन। यानी वो कह रहा है कि जो आपके नॉर्मल साइज़ के प्रोग्राम होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं जिनमें आपका थोड़ा लाइन ऑफ कोड है, यानी 3-4 लाइन ऑफ कोड है, तो उन फंक्शंस को हम बार बार जो है वो रिपीट करते हैं। जब बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उनको बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि हम उनको क्या बना दें? इनलाइन फंक्शंस बना दें। अब यहाँ पे सारे बताया हुआ है कि अगर आपने किसी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाना है तो उसके शुरू पे क्या लिखते हैं? उसके शुरू पे इनलाइन का कीवर्ड लिखते हैं। However, using inline keyword with function does not guarantee that function with definitely is in inline। मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी फंक्शन के शुरू पे इनलाइन लिखोगे तो वो फंक्शन इनलाइन बन जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, यानी ये जो इनलाइन कीवर्ड ना, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर, कि यानी कई दफ़ा कंपाइलर आपका जो है वो आपके फंक्शन को इनलाइन बना देता है, कई दफ़ा नहीं बनाता। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं आपने लेनी, बस आपने जिसको इनलाइन बनाना है उसके शुरू पे इनलाइन का कीवर्ड लगा दिया। अब कंपाइलर की मर्जी है, कंपाइलर किसी को इनलाइन बनाएगा, किसी को नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे सामने एग्जाम्पल देके दिखाई हुई है, मैं भी आपको एग्जाम्पल से करवा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इनलाइन कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे देखो, मान लो आपने ओके जी, यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे अपने पहले एक फंक्शन बना लिया। तो ये फंक्शन आपने फंक्शन बना लिया मान लो फन के नाम से, फिर आपने उसके अंदर आके आपने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया। मान लो आपने लिख दिया जी KST लर्निंग,
ठीक है, KST लर्निंग आपने इतना लिख दिया। ठीक है जी। अब दोस्तों मैंने इस फंक्शन को इनलाइन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, उसके शुरू पे मैं लिख दूंगा इनलाइन। चलें जी, तो ये आप इनलाइन का कीवर्ड लिख दोगे शुरू पे, तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका फंक्शन जो है क्लास के अंदर ही आप डिफाइन करने लगे हो, तो फिर आपको इनलाइन कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मान लो आप इस फंक्शन को क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करते हो, मान लें ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे कट करते हो और यहाँ पे जस्ट आप फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करते हो। मान लो आप कहते हो जी वाइड, और वाइड क्या क्या लिखते हो फन, और फन क्लास पे सेमीकोलन, और फिर बाद में आप क्लास से बाहर आके आप ऐसे लिख देते हो, अपने फंक्शन को डिफाइन कर देते हो। तो क्लास से बाहर आके कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है बखूबी। उसके लिए आप पहले वाइड के बाद यानी रिटर्न टाइप के बाद अपनी क्लास का नाम बताते हो, क्लास का नाम स्टूडेंट, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद हमारा फंक्शन का नेम होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते हो, तो फिर तो आप इनलाइन कीवर्ड लगाओगे तो वो फंक्शन इनलाइन बन जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों सर कह रहे हैं अगर आप अपने फंक्शन को क्लास से बाहर ले आते हो, यानी इस तरह से डिफाइन करते हो, जस्ट क्लास में डिक्लेयर करके बाद में उसको क्लास से बाहर आकर डिफाइन करते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आपको ये इनलाइन कीवर्ड आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप ये इनलाइन नहीं भी ना लिखोगे तो फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन ही है। ओके, चलें ये भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखें इनलाइन फंक्शन के बारे में सर आगे वही बात बता रहे हैं जो मैंने बताई है कि अगर क्लास से बाहर आप आके आप कर रहे हो, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनलाइन फंक्शन होता है। ये जैसे यहाँ पे देखो, ये सर करके दिखा रहे हैं। लेकिन सर कह रहे हैं आप क्लास के अंदर जो है जब उसे डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे आप इनलाइन जरूर लगाओगे, यानी यहाँ पे इनलाइन लगा दो। यहाँ पे अपने इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन क्लास से बाहर आके आपने डिफाइन किया, इसको जब यहाँ पे अपने क्लास में डिक्लेयर किया, तो वहाँ पे आप क्या लगा लो, उसके शुरू पे इनलाइन लगा लो। ठीक है, चलिए जी, बढ़िया हो गया। ठीक है जी, तो ये इसका इतना तरीकाकार था। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल जो है वो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, जिनके ज़रिए हम अपनी क्लास के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं। अब डाटा मेंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, आपकी क्लास के अंदर जो आप जितने भी वेरिएबल्स बनाते हो ना, जितने भी, यानी आप ऐसे समझ लो जितने क्लास के अंदर वो तमाम चीज़ें जिनमें हम डाटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे वेरिएबल्स, पॉइंटर्स, अरेज, स्ट्रक्चर। तो ये चारों चीज़ें वो हैं जिनमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो जो जिनमें डाटा स्टोर किया जा सकता है ना, उनको जब हम क्लास में डिफाइन करते हैं ना किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, तो सो वो हम उन्हें क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं जी डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट ए, ठीक है, और लिख दिया स्ट्रिंग बी, ऐसे हमने लिख दिया स्ट्रिंग बी, सॉरी, तो ये आपने लिख दिया। तो अब ये इंट ए क्या है, ये लास्ट पे सेमीकोलन, ये इंट ए भी एक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास है और ये स्ट्रिंग बी भी एक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास है। अब इनकी वैल्यूज़ को अपने इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, यानी ए और बी को वैल्यू देना। मान लो ए की वैल्यू आपने दी 10 एंड बी की वैल्यू मान लो आपने ऐसे दे दी, आपने कहा इक्वल लगा के आपने कहा खिज़र, ठीक है। तो ये होता है इनिशियलाइज करना वैल्यूज़। लेकिन दोस्तों क्लास के अंदर ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, इनको वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज़ करते हो अपने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हो। सो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन इन विच क्लास हैव नो रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो सेम क्लास के नेम जैसा होता है। सो आगे आपने ये देखिए यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर से बनाना है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसका सेम नेम क्लास के नेम जैसा होता है। तो क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट, तो सेम आपने लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद राउंड ब्रेसेस होती हैं और उसके बाद आपकी बॉडी होती है कंस्ट्रक्टर की, जिसमें आप अपने ये जो डाटा मेंबर है इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करोगे। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, आप लिखोगे पहला वेरिएबल, पहला डाटा मेंबर ए इक्वल टू आगे जो भी उसकी वैल्यू देनी है, मान लो 50। उसके बाद आपने लिखा बी इक्वल टू और डबल कोट से जो भी आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है खिज़र, वो सेट कर दी। नेक्स्ट, और दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना क्लास का, इसको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब ये कब कॉल होता है, जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यानी जब आपने लिखा यहाँ पे मेन के अंदर आगे स्टूडेंट, आगे लिखा एस, तो एस क्या है, एस इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, जिसके साथ आप अपनी स्टूडेंट क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस करोगे। तो जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो फ़ौरन से आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, इनको आपने रीड कर लेना। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको सारी बता दी हैं, वैसे तो चलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन, मैंने भी आपको ये बताया कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी मैंने भी आपको ये बताया कि फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर होता है इसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है, और ये एक स्पेशल फंक्शन है क्लास के अंदर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स, यानी ये एक कॉमनली जो है वो पब्लिक मेंबर का मतलब क्या, यानी इसे आपके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही जो है वो रेडी किया जाता है। ठीक है जी। तो अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब दोस्तों ये लास्ट में जानने का मतलब ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, तो उस कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर या फिर अपने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे डिक्लेयर नहीं करोगे, बल्कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा अपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। सो ये है इस बात का मतलब। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं अब।
ये हमने सीख लिया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सीख ली। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोस्तों कौन सा होता है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को बिल्कुल एम्प्टी से इनिशियलाइज़ करते हो। एम्प्टी मतलब समझ दो ना, बिल्कुल यानी एम्प्टी इनिशियलाइज़ करते हो। मान लो जैसे ये ए है ना, तो ए की डाटा क्या इंट, तो इंट के अंदर एम्प्टी वैल्यू कौन सी होती है, 0, 0 इंट की एम्प्टी वैल्यू होती है। इसी तरह फ्लॉट की वैल्यू एम्प्टी कौन सी होती है, 0.0, ठीक है। इस तरह स्ट्रिंग की एम्प्टी वैल्यू कौन सी होती है, तो स्ट्रिंग की एम्प्टी वैल्यू ये है, ये एम्प्टी यानी दो डबल कोट्स को बिल्कुल आपने एम्प्टी छोड़ दिया। तो दोस्तों ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब इस तरह आप अपनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसके अंदर अपने जितने भी डाटा मेंबर ऑफ द क्लास हैं उन सब की वैल्यू को ऐसे बिल्कुल एम्प्टी इनिशियलाइज़ कर दो, तो दोस्तों ये कहलाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होती है जब आप एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेते हो। मान लो आपने अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लिए, तो वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। तो आपने लिखा स्टूडेंट और उसके अंदर आपने क्या लिख दिया, उसके अंदर दोस्तों फिर क्या करते हैं, आपको पता ना ओवर राइडिंग कैसे होती है। ओवर राइडिंग करने के लिए आपको ये जो है ना यहाँ पे अगर मान लें कोई पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यानी ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये पैरामीटराइज कैसे बनेगा, जब यहाँ पे आप लिखोगे इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी अदर आर्गूमेंट ARG आर्गूमेंट 1 एंड यहाँ पे आपने नाम दे दिया ARG 2, ठीक है। तो ये आपने आर्गूमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के, जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्टर बना लेते हो तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि जनाब आपके ये पैरामीटर जो हैं वो क्या हों, डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। अब आपने क्या किया, ये दो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू जो उठा के आपने इन वेरिएबल में स्टोर कर ली। सो पहला आर्गूमेंट 1 जो है वो उसकी डाटा क्या इंट। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसकी वैल्यू ए को दे दो, तो मैंने कहा ए इक्वल टू ARG1। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा बी वेरिएबल जिसकी डाटा स्ट्रिंग है उसको ARG2 की वैल्यू दे दो। तो इतना कर दिया, चलें जी, दोनों आर्गूमेंट्स की वैल्यू आपने ए और बी को दे दी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बने हों तो दोस्तों उनमें से सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर चलता है। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है, जिसको आप यहाँ पे कॉल करोगे। तो कॉल का मतलब क्या है कि यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का सिर्फ खाली ऑब्जेक्ट बना दो तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, यानी जिसके अंदर कोई पैरामीटर आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है, ये जो आपने ये लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर यहाँ पे दोस्तों आपको अपने इस ऑब्जेक्ट के आगे राउंड ब्रेसेस लगा के उतनी वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी जितने यहाँ पे अपने आर्गूमेंट दिए हुए हैं। तो आपने कितने आर्गूमेंट दिए हुए हैं, 2। तो पहले इंट का, दूसरा स्ट्रिंग का। सो यहाँ पे पहली वैल्यू आपने दे दी मान लो 100, फिर कामल लगा के दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की आपने यहाँ पे दे दी खिजर। सो इस तरह से हम जो है वो इनको कॉल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर लिया। नेक्स्ट फिर सारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कह रहे हैं। तो ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। सारे यानी एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना के दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी दोस्तों कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप एक कंस्ट्रक्टर को यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर देते हो ना, तो इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। सो दोस्तों इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, मान लो आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर आपने वैल्यू रख दी मान लो 10 और यहाँ पे अपनी वैल्यू रख दी 20, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अब ये हटा दो क्योंकि अब आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। सो दोस्तों आपने क्या किया, आपने कहा पहले स्टूडेंट S1, आपने पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 से नाम से, फिर आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट S2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मान लो कि आपने यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। तो दोस्तों एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, जब आप एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास कर देते हो। मान लो आपने यहाँ पे S2 बनाया तो आपने कहा S2 इक्वल टू S1। तो इसका मतलब क्या आप कह रहे हो, S1 का सारे का सारा डाटा कॉपी करके S2 को दे दो। S1 का सारे का सारा डाटा कॉपी करके किसको दे दो, इस मेरे न्यू जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S2 इसको दे दो। तो ये होता है दोस्तों कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ आ गई, चलें जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट, ये सारी ने एग्जाम्पल करवाई हुई हैं, आप इन एग्जाम्पल खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी शैलो कॉपी। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं दोस्तों, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से बनते हैं। अब मैं आपको शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाऊँ तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं। मान लें यहाँ पे आपने ये जो बनाया हुआ है ना, आपने यही इसी कंस्ट्रक्टर की मान लें एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलें इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलें आपके पास मान लें ये कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के बाद आपने एक फंक्शन बनाया वाइट फन के नाम से, और
इसके अंदर दोस्तों आपने फंक्शन के इस फन नाम के फंक्शन के अंदर आपने मान लिया कोई आर्गुमेंट लेना है, तो आर्गुमेंट कौन सा लेना आपने, यानी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही टेक करना है, यानी आपने इस स्टूडेंट क्लास का पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हासिल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे स्टूडेंट, यानी जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट हासिल करना है वो वाली क्लास का नाम बताओगे आप। तो मैंने कहा मेरी क्लास का नाम क्या, तो ये जो क्लास का नाम होता है ना, ये बेसिकली आपकी क्या होती है, डाटा टाइप होती है। सो यहाँ मैंने कहा दिया मेरी स्टूडेंट क्लास जो है उसकी ये स्टूडेंट टाइप का मुझे एक जो है पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए फिर दोस्तों आप ये एंड ऑपरेटर लगाते हो और आगे कोई भी एक रैंडमली नाम दे दो अपने ऑब्जेक्ट को। मैंने नाम दे दिया OBJ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब दोस्तों आप कुछ इस तरह से करोगे। आपने सिंपली क्या किया, आपने कहा आपने कहा A इक्वल टू आपने देन का OBJ.A, यानी आपने क्या किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना यानी S1 का, उसको आपने S2 की वैल्यूज़ दे दी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी जब आपको मैं कराऊंगा कंप्लीट तो आपको समझ आ जाएगी अभी। तो मैंने कहा OBJ.B, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सिंपली उसके लिए पहले आपने बनाया अपनी स्टूडेंट क्लास का S1 नाम से ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा जनाब S1 डॉट, और उसके अंदर आपने क्या दिया जनाब S1 डॉट फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। तो यानी आपने कहा जो मेरा S1 ऑब्जेक्ट है ना उसके साथ मेरे फंक्शन को कॉल कर दो। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया हुआ था, यहाँ पे आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था स्टूडेंट S2 के साथ, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा S1 डॉट फंक्शन को कॉल करो और उसके अंदर पूरे का पूरा ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यानी आपने S2 जो है यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास कर दिया। तो अभी ये क्या है, ये S2 पूरी की पूरी आपकी, ये S2 जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी बेसिकली इस पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपने पूरी की पूरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए कॉपी के तौर पर इस S1 के इस फन नाम के फंक्शन को भिजवा दिया। तो क्या होगा, S1 के साथ ये इसका फन वाला फंक्शन चलेगा और उसके अंदर ये S2 की वैल्यू सारी की सारी कॉपी हो गए चली जाएंगी। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर दोस्तों एक नुकसान है, वो क्या बोला, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर नुकसान ये होता है कि मान लो ये जो S1 है ना, अगर इसके वेरिएबल की वैल्यू देखिए 10 और 20 है ना, तो दोस्तों जो S2 है ना इसके वेरिएबल की वैल्यू भी क्या होगी 10 एंड 20, और ये दोनों जो है ना वो एक ही रैम को यानी एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होंगे डायनेमिकली। तो यहाँ पे देखो मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊँ, यहाँ पे प्रॉब्लम इन शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब यहाँ पे सर बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरह से समझो इसको, मान लो दोस्तों ये देखो, मान लो आपकी मेमोरी के अंदर एक नाम है अहमद, ठीक है। उस नाम को जो है देखिए स्टूडेंट ए का मतलब क्या है, स्टूडेंट ए दोस्तों आपका पहला ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा ना S1, ऐसे ही आपका स्टूडेंट ए है और उसके बाद स्टूडेंट बी दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक मेमोरी लोकेशन है, एक ही नेम है, लेकिन दोनों आपके यानी दोनों ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ए भी और स्टूडेंट बी भी दोनों ऑब्जेक्ट आपकी सेम मेमोरी लोकेशन को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो ये शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर करने से होता है। जब आप इस तरह शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर से चीज़ों को कॉल करते हो ना, तो क्या होता है एक ही मेमोरी एक ही चीज़ बनती है रैम में, और दोनों ऑब्जेक्ट उसी एक चीज़ को जो है वो इक्वली एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान दोस्तों ये होगा, मान लो अगर आपने स्टूडेंट 1 के साथ अगर इस मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर दिया तो क्या होगा भला, उससे स्टूडेंट बी को भी नुकसान होगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ स्टूडेंट ए के लिहाज से डिलीट किया ना, लेकिन असल में चूँकि दोनों एक को ही फॉलो कर रहे थे, जब दोस्तों वो जो दोनों एक को फॉलो कर रहे थे जब वो डिलीट हो गया तो क्या हुआ, अब दोनों के पास कोई मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये नुकसान है कि हमने डिलीट एक के साथ किया लेकिन दूसरे का भी नुकसान साथ कर दिया। तो इसलिए हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि दोस्तों ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करें। यानी ये अगर स्टूडेंट 1 इसको एक्सेस कर रहा है ना, स्टूडेंट ए इसको एक्सेस कर रहा है, तो स्टूडेंट बी इसको एक्सेस ना करे, वो किसी और मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करे। तो दोस्तों ये एरर है जिसकी जो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में। सो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या बना लिया है, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया। सो डीप कॉपी के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, डीप कॉपी के अंदर हम बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। और अलग अलग मेमोरी लोकेशन कैसे वो क्रिएट कर रहा है, देखो उसने क्या किया, उसने कहा जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो नाम वाला वेरिएबल है उस नाम वाले वेरिएबल की देखो कितनी लेंथ है, वो उसकी जितनी भी लेंथ है वो उठा के मुझे दे दो और उतनी लेंथ का एक नया वेरिएबल बना लो, एक नई मेमोरी लोकेशन बना लो, और जो नई मेमोरी लोकेशन तुमने बनाई है उतनी लेंथ की उसमें जाके मेरा नाम पुट कर दो। नाम पुट करने के बाद जो है वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना उसको पॉइंट आउट कर दो मेरी सेकंड वाले नेम के साथ, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो ए जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और जो बी ऑब्जेक्ट है वो आपकी सेकंड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। यानी देखो नाम सेम है दोनों के, लेकिन अलग अलग मेमोरी होने, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी बना दिया। जबकि ऊपर शैलो कॉपी में क्या था, सेम मेमोरी थी, एक का डिलीट करते हैं तो दूसरे के साथ डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों के जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है, यानी ए की अलग है बी की अलग है। सो आप ए की जब डिलीट करेंगे तो उससे बी की डिलीट नहीं होगी। तो ये फ़ायदा होता है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।